औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम विटामिन्स डिस्कस कर रहे हैं और विटामिन्स में आज विटामिन B1 या थायामीन डिस्कस करते हैं। एक्टिव फॉर्म इसकी थायामीन पायरोफॉस्फेट या थायामीन डाइफॉस्फेट। पायरो और डाई एक ही चीज़ है, बस अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप जो है उसका डिफरेंस आता है। तो दोनों बुक्स में ये दोनों डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। पायरिमिडीन और थायाजोल। थायामीन जो है वो थायाजोल और पायरिमिडीन रिंग और थायाजोल रिंग मेथिलीन ब्रिज के साथ ये कनेक्टेड होता है। जब ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू मेथिलीन ब्रिज, इसको हम थायामीन कहेंगे। और थायामीन की आगे एटीपी के जरिए फास्फोराइलेशन होती है, ठीक है। और यहाँ जो है ये थायामीन पायरोफॉस्फेट, पायरोमीन डाई, ठीक है। दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे किसमें, थायामीन में। और थायामीन क्या है, थायाजोल और pyrimidine का कॉम्बिनेशन है थ्रू मेथिलीन ब्रिज, ठीक है। Thiamine pyrophosphate is the biological active form of the vitamin and formed by the transfer of pyrophosphate group from adenosine diphosphate to the thiamine। अब ये जो TPP है या thiamine pyrophosphate है, ये जो है इसकी एक्टिव फॉर्म ऑफ B1 है और ये इसके प्रिंसिपल फंक्शन परफॉर्म करेगी। प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, कोएंजाइम एक्ट करता है इन द फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन ऑफ अल्फा कीटोल्स बाय ट्रांसकीटोलेज। ये HMP के रिएक्शन हैं, आरबीसीज में होते हैं। जबकि दूसरा रिएक्शन ये ज़्यादा जो कह लें कि प्रिंसिपल एक्शन दोनों ही वैसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है इन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड। इन दोनों का रोल देख लेते हैं। फर्स्ट हमने कहा ट्रांसकीटोलेज को हेल्प आउट करता है, एज ए कोएंजाइम एक्ट करता है। ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है, ये HMP का एंजाइम है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंक का एंजाइम है। और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंक आपका आरबीसीज में जो है वो हो रही होती है, सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे। तो इसमें 2 कार्बन की ट्रांसफर में देखिए 5p टू 3p और 5 फॉस्फेट टू 7 फॉस्फेट, दो डिफरेंट रिएक्शंस में जो है ये एज ए कोएंजाइम हेल्प आउट करता है ट्रांसकीटोलेज को। रिएक्शंस जो है सेकेंड ईयर में आप देखेंगे, ये इतना इस पे इतना सिंपल रटा लगा लें, बाद में आप डिटेल में देख लेंगे। लेकिन ये देखें, द ट्रांसफर ऑफ 2 कार्बन ग्लाइसिल एल्डिहाइड यूनिट फ्रॉम कीटोज डोनर्स टू एल्डोज एक्सेप्टर। अब आरबीसीज में ये फिनोमिना हो रहा है, अगर थायमीन नहीं होगा तो ट्रांसकीटोलेज एक्ट नहीं करेगा, ट्रांसकीटोलेज एक्ट नहीं करेगा तो HMP शंट जो है वो हमारा कंप्रोमाइज होगा और आरबीसीज की परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज हो जाएगी। एक आपकी बुक में दिया हुआ है, लिपनकॉट में दिया हुआ है एरिथ्रोसाइट ट्रांसकीटोलेज एक्टिवेशन टेस्ट। ये क्योंकि बाहर की बुक्स हैं तो बाहर ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कॉमनली परफॉर्म किया जाता है। क्यों, बाहर अल्कोहलिज्म ज़्यादा होती है, अल्कोहलिज्म में जो है थायामीन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको रूल आउट करने के लिए ये एक हमारा शिलिंग टेस्ट होता था दर B12 में। तो ये एक किस्म का एरिथ्रोसाइट ट्रांसकीटोलेज एक्टिवेशन टेस्ट होता है। ये होता क्या है बेटा, कि सपोज थायामीन की डेफिशिएंसी है, थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से ट्रांसकीटोलेज जो है वो एक्ट नहीं कर सक रहा या कैटालाइज नहीं कर सक रहा, जिसकी वजह से HMP शंट कंप्रोमाइज हुआ है। तो जैसे ही हम थायामीन इन विट्रो जो है, जैसे ग्लूकोज देते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में, तो अगर हम थायामीन पेशेंट में दे देंगे और उसके बाद जो है हम ट्रांसकीटोलेज की एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे ना आरबीसीज, तो इंक्रीज हो जाएगी। ये हमें कंफर्म करेगा कि पेशेंट में ट्रांसकीटोलेज की डेफिशिएंसी थी। क्यों, क्योंकि जब हमने ट्रांसकीटोलेज जब सॉरी थायमीन की डेफिशिएंसी थी। क्यों, क्योंकि जब हमने थायमीन पेशेंट को दिया तो उनकी आरबीसीज में मौजूद जो रिएक्शन स्टॉप हुए थे वो तेजी से परफॉर्म होना शुरू हो गए। ओके, थायमीन डेफिशिएंसी इज डायग्नोज्ड बाय द इंक्रीज इन एरिथ्रोसाइट ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑन एडिशन बाय द थायमीन पायरोफॉस्फेट। जैसे ही थायमीन देंगे ट्रांसकीटोलेज की एक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसकीटोलेज की एक्टिविटी बढ़ेगी तो HMP शंट जो है वो क्विकली जो है वो आगे फास्ट ट्रैक होगा। सेम उसी टेस्ट की डिस्क्रिप्शन है कि ये जो इंडेक्स हम नोट करते हैं कि पहले सपोज 50 था तो थायमीन देने की वजह से
जो है वो ट्रांसकीटोलेज या एचएमपी की एक्टिविटी वो 100 हो गई, तो जिसकी वजह से हम ये नतीजा कर लेंगे कि इस जो थायमीन जब हमने दिया तो ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी ज़्यादा हुई, तो इट रिफ्लेक्ट्स के पेशेंट में थायमीन की डेफिशिएंसी थी, तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगेन फिर क्लियर कर दूं कि बाहर ये ज़्यादा कॉमनली होता है क्योंकि बाहर अल्कोहलिज्म ज़्यादा होती है, अल्कोहलिज्म की वजह से थायमीन डेफिशिएंसी होती है। तो बाहर जो है सूख वगैरह काफ़ी किया जाता है, तो उसमें पहले वो डिजीज़ को हतमी तौर पे कंफर्म करते हैं, ठीक है, डायग्नोज करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं और फिर इसको ट्रीट करते हैं। सेकंड जो है ये कोएंजाइम जो है हमारा जो इसका टीपीपी का रोल है वो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ द अल्फो कीटो एसिड्स है। डिहाइड्रोजिनेज मैकेनिज्म एंजाइम्स को ये असिस्ट करता है, 3 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स को मेनली ये असिस्ट करेगा। 2 जो है वो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल के हैं। पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है एंजाइम्स का, ये आप बाद में सेकंड में देखेंगे। सेकंड है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड है बीसीसीए भी कहते हैं इसको, ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ 2 दिए हुए, ये आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो लाइफ लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली एटीपी प्रोडक्शन के हिसाब से। जो एंजाइम इसमें एज ए कोएंजाइम, जो भी विटामिन इसमें एज ए कोएंजाइम एक्ट कर रहे हैं, तो इट मींस वो एनर्जी जनरेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं, वो एनर्जी रिलीजिंग विटामिन हुए, ठीक है। उनका बजाते खुद वो किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं रखते, लेकिन उनकी वजह से क्योंकि एनर्जी मैकेनिज्म जो है फास्ट ट्रैक हो रहा है, ठीक है, उसमें हेल्प आउट हो रहा है, तो इस वजह से हम उन्हें एनर्जी रिलीजिंग विटामिन भी कहते हैं। यहाँ देखें पायरोवेट जो है एक स्टेप में जो एंट्रेंस है इसकी एसिटाइल कोए की, यहाँ पायरोवेट जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, या एंजाइम है पीडीएच भी इसको कहते हैं, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। और टीपीपी जो है यहाँ एज ए कोएंजाइम ऐड कर रहा है। एक और प्रोसेस है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, यहाँ भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और ऑक्सीजन यहाँ ऐड होती है साइमल्टेनियसली। तो यहाँ जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ भी जो एंजाइम है वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज है, और थायामीन जो है ये टीपीपी जो है वो एज ए को एंजाइम ऐड कर रहा है। अगर टीपीपी नहीं होगा तो ये स्टेप और ये स्टेप इन सिट्रिक एसिड साइकिल कंप्रोमाइज होगा। सिट्रिक एसिड साइकिल कंप्रोमाइज होगा तो एटीपी जनरेशन नहीं होगी, तो एटीपी जनरेशन नहीं होगी तो बॉडी में जो है वो वीकनेस वगैरह और ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसलिए जो थायामीन है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी डेली एक्टिविटी के लिए, पावर एक्टिविटी के लिए। The activity of these two dehydrogenases catalyze the reaction is decreased, resulting in decreased production of ATP. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उन पेशेंट्स में जो पायरोवेट है वो एंड रिजल्ट होता है आपके कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म का। डायबिटिक पेशेंट और स्पेशली वो कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा लेते हैं, तो उन पेशेंट में पायरोवेट तक तो साइकिल आ जाएगा। पायरोवेट के बाद जो उसके पायरोवेट के फेट हैं उसमें एक फेट होता है लैक्टिक एसिडोसिस। अगर पायरोवेट सिट्रिक एसिड साइकिल में नहीं आता तो वो लैक्टिक एसिडोसिस की तरफ चला जाता है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में आने के लिए उसको पीडीएच की ज़रूरत है, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, और पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज डिपेंडेंट है आपकी थायामीन के ऊपर। तो थायामीन की डेफिशिएंसी होगी तो पायरोवेट एसिटाइल को ए में नहीं आ सकेगा, एसिटाइल को ए में नहीं आएगा तो पायरोवेट दूसरी तरफ चला जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस की तरफ चला जाएगा। तो ये प्रोसेस अगर एग्जैजरेट हो जाए, एक तो पेशेंट कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा ले रहा है, दूसरा उसकी थायामीन डेफिशिएंसी है, तो उसमें लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिड और ये जो मसल्स में पेन होते हैं ना बहुत ज़्यादा, फटीग का जो एलिमेंट है, तो लाइफ थ्रेटनिंग लैक्टिक एसिडोसिस भी हो सकता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन नेम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन जो है वो समल्टेनियसली हो रही है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है मोस्टली यही प्रोसेस करता है। ये आपका वही पायरोवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है। कहीं 3 और कहीं 5 जो है कम्प्लेक्स ये एंजाइम है, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, टीपीपी इसका को एंजाइम है, ठीक है। तो यहाँ देखें आप
कि ये CO2 यहाँ से निकल रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अगेन वही प्रोसेस दोबारा दिखाया गया। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज करता है इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्फा, और इसको हम डेफिनेटली सिट्रिक एसिड में भी यहाँ डाल सकते हैं। सेकंड, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज करेगा इन सिट्रिक एसिड साइकिल। ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज जो है वो ब्रांच चेन फैटी जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म में ये परफॉर्म होगा। और तीनों में थायामीन जो है एज ए कोएंजाइम एक्ट करेगा। थायामीन नहीं होगा तो ये तीनों एंजाइम के फंक्शन कंप्रोमाइज होंगे, तीनों एंजाइम के जो मेटाबॉलिज्म है वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे, और डिफरेंट जो बॉडी की मैनिफेस्टेशन जो है वो फिर थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से हमें नजर आएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इसको एंटी न्यूरोटिक या एंटी बेरी विटामिन भी कहते हैं। तो न्यूरॉन एक्टिविटी में भी इसका बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन वो हमारा प्रिंसिपल एक्शन वो यहाँ बताया नहीं गया। हाउएवर इन सम बुक्स जो है ना ये लिखा हुआ है कि इट फास्फोराइलेट्स अ क्लोराइड चैनल इन द नर्व मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से नर्व एक्टिवेशन जो है वो बहुत इस को ये हेल्प आउट करता है। अगर ये नहीं होगा तो नर्व कंडक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से जो है न्यूरोटिक जो इसके इश्यूज हैं ये आगे चल के हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देख लेते हैं, वो हमें नजर आ जाते हैं। सेकंड जो प्रपोज है, पायरुवेट एंड अल्फा कीटोग्लूटारेज प्ले अ की रोल इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल्स इंक्लूडिंग द नर्वस सिस्टम। दो मैकेनिज्म्स की वजह से नर्वस सिस्टम में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है थायामीन की एक्टिविटी। अगर ये नहीं होगा तो नर्वस सिस्टम कंप्रोमाइज होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बेरी है और वर्निकी क्रॉसिकोफ सिंड्रोम है। दो अलहदा डिफरेंट डिजीजेज हैं जिनको एक ही सिंड्रोम में इन्होंने इकट्ठा कर दिया है। पहले बेरी देख लेते हैं। बेरी जो है वो पॉलिश राइस खाने की वजह से होता है। तो जब भी राइस को पॉलिश किया जाता है तो 80% जो उसमें थायामीन है वो ख़त्म हो जाती है, इस वजह से उसको बाद में फोर्टिफाई किया जाता है। लेकिन जब फोर्टिफाई नहीं किया जाता था तो उस वक्त जो है ये बेरी जो है हो जाती थी। बेरी क्या होती है ये आप मेडिकल की बुक्स में दोबारा पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप से इसको कैटेगराइज किया जाता है। वेट बेरी भी किया जाता है, ड्राई बेरी भी किया जाता है, एडल्ट बेरी भी किया जाता है, और इन्फेंटाइल बेरी भी किया जाता है। ठीक है, आपकी बुक की हद तक ही रहते हैं हम। इन्फेंटाइल बेरी में टेकिकार्डिया होगा, वोमिटिंग होगी, कन्वर्जन होगा, अगर ट्रीट नहीं होगा तो डेथ भी हो सकती है। एडल्ट बेरी में ड्राई स्किन है, इरिटेबिलिटी है, और डिसऑर्डर्ड थिंकिंग है, प्रोग्रेसिव पैरालिसिस है। वर्निकी क्रॉसिकोफ सिंड्रोम है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म में आ जाता है, जिसकी वजह से डाइटरी इनसफिशेंसी, डाइटरी जो इसकी एब्जॉर्प्शन है थायमीन की वो कम हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ज़्यादा आते हैं इसमें। तो थायमीन की ट्रीटमेंट की वजह से ठीक हो जाता है। इनिशियली लोडिंग डोज देनी पड़ती है 10 डेज़ के बाद, उसके बाद मंथली जो है वो एक ख़ास डोज तक मेंटेन किया जाता है। एनीवेज एपैथी जो है, एपैथी हो सकती है खामखा का जो उदासी हो जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी है, एटेक्सिया है, ड्रंकन गेट भी इसको कहते हैं, रिथमिक टू एंड फ्रो मोमेंट्स ऑफ द आई बॉल जिसको निस्टिगमस कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने विटामिन B1 डिस्कस किया है। इसके जो कोएंजाइम है एज ए कोएंजाइम वो याद रखना इम्पोर्टेंट है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में या न्यूरॉन मेटाबॉलिज्म में ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हमने डिस्कस किया है।